नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा जी, जो हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ हैं, हम दोनों मौजूद हैं आपसे आज करंट विषय पर बात करने के लिए। राजा भाई, स्वागत है आपका। पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है जी। अगर हम भविष्य की भाजपा की बात करें तो लंबी फहरिस्त है और कुछ नाम प्रमुख भी है, लेकिन उसके पहले हम बात करें तो सुमित्रा महाजन से लेकर गोपी नेमा, सुदर्शन गुप्ता और भी कई नाम हैं जो आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन नेताओं का अब दौर खत्म हो गया है। पीढ़ी परिवर्तन का दौर, जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर शुरू हो गया है। उस पीढ़ी परिवर्तन के दौर में तमाम सारे नाम हैं, चाहे वो महापौर पुष्यमती भार्गव हो, गोलू शुक्ला हो, या फिर एकलव्य सिंह गौड़ हो, गौरव रणदीवे हैं, सावंत सोनकर हैं, टीनू जैन हैं, ऐसे तमाम सारे नाम यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस पीढ़ी परिवर्तन के दौर को किस रूप में देखते हैं, और जो मैंने नाम लिए हैं आपसे, इनको आप क्या मानते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज बहुत अच्छा पॉलिटिकल असेसमेंट है आपका कि अब इंदौर की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, और हम वो पिछले 2023 के चुनाव से इसके बीजारोपण देख पा रहे हैं कि, और ख़ास तौर से बात करें तो महापौर का जब टिकट हुआ, वो एक अपने आप के अंदर एक पीढ़ी परिवर्तन का सबसे बड़ा इंडिकेटर के रूप में खड़ा हुआ है कि एकदम नया चेहरा, नया नाम, जो मतलब पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो हाई कोर्ट में सेवाएं दे रहे थे, अचानक उनको प्रदेश में सबसे बड़ा शहर और सबसे वाइब्रेंट शहर इंदौर जैसे शहर का महापौर बनाने के लिए पुष्यमित्र भार्गव को पार्टी ने चांस लिया, चॉइस थी। वैसे भी गौरव रणदीवे की यदि आप बात करोगे तो गौरव रणदीवे जो है कोई नया नाम नहीं है, उसका भी एक लंबा करियर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़माने से गौरव ने काफ़ी पॉलिटिकल अपनी आइडेंटिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है और काफ़ी एक्टिव रहा है। और गौरव ने नगर अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगता है कि यदि मैं बात करूं कि मैं 25 साल से अनेक नगर अध्यक्षों को देख चुका हूं, मुझे लगा कि गौरव रणदीवे का नगर अध्यक्ष का टर्म मुझे सबसे ज़्यादा एक रिमार्केबल लगता है सर। मतलब इसलिए कि उस पीरियड में 2 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी आते हैं और बाई इलेक्शंस भी होते हैं। तो 3 चुनाव के अंदर गौरव का परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग रहा। बाई इलेक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि जब सरकार गिर गई थी कोविड के बाद, कमलनाथ जी की सरकार गई, तो उस समय जब बाई इलेक्शंस का इंदौर का भी एक इलेक्शन सांवेर का बन रहा था, ठीक है। तो गौरव का परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा। तो एक आपने कहा पीढ़ी परिवर्तन में इसका भी एक अच्छा, मतलब देखा जाए तो अच्छा फेस वैल्यू है, एनर्जेटिक लड़का है। फिर आपने सावंत सोनकर की बात की, तो प्रकाश सोनकर के परिवार से सावंत सोनकर की एक लेगेसी काम कर रही है, और उसका भी अपना एक पॉलिटिकल पोजीशन है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एकलव्य गौड़ की आपने बात की, तो एकलव्य गौड़ भी आप देखिए, चूँकि लखन दादा के पुत्र हैं और मालिनी गौड़ के पुत्र हैं, तो एक गौड़ सरनेम होना की आइडेंटिटी तो बनती है, उसका वैल्यू एडिशन एडवांटेज मिल जाता है। आप भले ही सक्रिय कम हो, हिंदुत्व की राजनीति करते हो, लेकिन आपको एक पॉलिटिकल माइलेज मिलने लगता है, क्योंकि आपके परिवार का आपकी माँ इंदौर की विधायक हैं और महापौर भी रहे हैं, और पिताश्री जो हैं एक बड़े तटस्थ हिंदुत्व के पुरोधा रहे हैं इंदौर की राजनीति में। तो लखन गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ को भी एक एडवांटेज तो मिल ही जाता है पॉलिटिकली, कि कितना आगे बढ़ते हैं वो उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन काउंटिंग से तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक निशांत खरे, डॉक्टर निशांत खरे का नया नाम भी आप देखिए, आप सामने है। निशांत खरे को भी प्रदेश में उपाध्यक्ष बना गया है। निशांत खरे को हम कोविड के पहले तो नहीं जानते थे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। कोविड के पहले तो मैं नहीं जानता था डॉक्टर निशांत खरे कौन है। संघ में हुआ करते थे, संघ से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और ट्राइबल सीटों पे उन्होंने अच्छा काम शुरू किया। तो अब देखिए, ट्राइबल पे निशांत खरे ने एक लंबा स्टडी किया और अनेक क्षेत्रों में जाके, चाहे वो अन्य राज्य भी हो, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ट्राइबल सीटों की अच्छा ज्ञान, अच्छी इक्वेशन जितना मुझे लगता है निशांत जी को है, शायद किसी अन्य राजनेता का नहीं होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बहुत गंभीर है, सरल है और बहुत ही अंदर तक स्टूडियस हैं, अंदर तक हर बात को समझते हैं और कई जगह इक्वेशन पर काम करते हैं। तो निशांत जी एक बड़े संजीदा व्यक्ति इस मामले में। 2 नाम पर और बात करना चाहूँगा, दीपक जैन, टीनू और पुष्यमित्र भार्गव। ये भी भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो आने वाली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। जी देखिए, पुष्यमित्र भार्गव तो अब आइडेंटिटी क्राइसिस उनकी रही नहीं है। मैं जैसा कि मैंने कहा कि पीढ़ी परिवर्तन के दौर का शुरुआत जो है, श्री गणेश भी कह सकते हो, तो आकाश विजयवर्गीय को जब टिकट मिला था 3 नंबर विधानसभा से, तब से हो चुका था कि आकाश विजयवर्गीय जब इंदौर से विधायक बने तो एक माना जा रहा था। देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकता। नेता पुत्र होने का एडवांटेज घर बैठे मिलता है, फिर वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हो चाहे मालिनी गौड़ के पुत्र हो। जहाँ आपके पास सरनेम गौड़ और विजयवर्गीय जुड़ जाता है तो उसका घर बैठे एडवांटेज तो आपको मिल ही जाता है। ऊपर दिल्ली से लेकर भोपाल तक कवायद शुरू हो जाती है कि हमारे बच्चे को कैसे एडजस्ट किया जाए।
तो उसी श्रेणी के अंदर आकाश विजयवर्गीय को भी उस समय एडजस्ट किया गया था। पर चूंकि आकाश विजयवर्गीय महू में मेहनत कर रहे थे उस पीरियड के अंदर, तो उनको लगा कि पॉलिटिकली ये बच्चा ठीक है, इस हिसाब से इंदौर 3 नंबर विधानसभा से उसको टिकट मिला और आकाश जीत के भी उसने बहुत अच्छा काम भी किया। आकाश ने एक अच्छी टीम भी खड़ी करी, युवाओं की अच्छी टीम खड़ी करी, और मुझे लगता है आज 3 नंबर विधानसभा में आप सर्वे कर लो गोलू शुक्ला के पहले, तो व्यक्ति ये कहेगा नहीं आकाश ने अच्छा काम किया। एक तो सौम्य चेहरा है, सरल है, विनम्र है, और कैलाश जी का पुत्र होने के कारण उसमें कई गुण तो है जो खानदानी गुण होते हैं वो तो उसमें देखने को मिलते ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है आकाश विजयवर्गीय उस समय जब आ गए वो भी पीढ़ी परिवर्तन का दौर था। फिर अब हम पुष्पमित्र की बात करते हैं तो महापौर रह लिए हैं इंदौर के, तो महापौर मतलब एक लोकसभा से भी बड़ा ओहदा माना जाता है क्योंकि प्रथम नागरिक होने के कारण। तो मुझे लगता है पुष्पमित्र भार्गव एक एनर्जेटिक हैं, प्लस टैलेंटेड है, एजुकेटेड हैं, यंग हैं, उसका एडवांटेज भी आपकी पर्सनैलिटी को तो मिलता ही है। ये मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा आप कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी पॉलिटिकल स्किल के ऊपर, आप कितने लोगों से बुराई मोल लेने में क्षमता रखते हो, कितना आपका गवर्नेंस पे होल्ड है, कितना आप विषयों को समझते हो, और कितना आप किसी बात पर तटस्थ रहते हो। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। आप नेता हो ये अलग पार्ट है, पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना आउटस्टैंडिंग हो। तो महापौर जी के साथ भी एडवांटेज है कि महापौर खुद इतने बड़े शहर के प्रथम नागरिक की भूमिका में हैं, तो उनका पॉलिटिकल करियर भी स्टार्ट हुआ है। अभी आपने दीपक जैन टीनू की बात करी, एक बहुत ही सौम्य सरल चेहरा है, बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बहुत मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही उसको कहते हैं ना एक कैसे समझाऊँ आपको कि दीपक का सबसे बड़ी क्वालिटी एक तो बहुत सौम्य है और बहुत हम्बल है। तो दीपक के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज बहुत हम्बल है, विनम्र है वो लड़का। तो जब विनम्रता आपके अंदर होती है ना, तो कई चीज़ें आपको लोगों को कनेक्ट करने के अंदर बहुत इजी गोइंग हो जाता है। प्लस कोई न्यूसेंस नहीं है उस लड़के की, इतने समय से पॉलिटिक्स में हम उसको देख रहे हैं, कोई न्यूसेंस नहीं है। जब न्यूसेंस नहीं होती है तो जिसकी तो अपने आप उसके मार्क्स बढ़ने लगते हैं। मीडिया का काम भी उन्होंने इंदौर जैसी मीडिया के साथ देखा, प्रदेश की बॉडी में भी रहे हैं, लोकसभा में कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी रहे हैं, और उनके भोपाल में अच्छा अपने आप में संबंध है, दिल्ली में भी कई अच्छे संपर्क हैं। तो ये भी पीढ़ी परिवर्तन में दीपक जैन टीनू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो 1 नंबर विधानसभा से कंटेस्टेंट माने या अन्य विधानसभा में माने। अभी निगम मंडलों की भी नियुक्तियां होनी है, तो ये देखा जा सकता है किसको कौन से चेहरे को एडजस्ट किया जा सकता है। एक नाम आपको मैं और से ऐड करता हूँ, उसके अंदर नानूराम कुमावत। नानूराम कुमावत भी शहर का एक पॉलिटिकल बड़ा फिगर है, उसको आप ओबीसी कास्ट के कारण भी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक बड़ा चेहरा है। और आने वाले समय में ये इस नाम के इर्द गिर्द भी आपको कोई राजनीति देखने को मिल सकती है। आप शायद एक चीज़ भूल रहे हैं, वो आपको उसको जिक्र करना चाहिए कि मतलब ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, इंदौर की राजनीति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उस पीढ़ी परिवर्तन के दौर के अंदर आप 1980 के दशक के जो राजनेता थे, वो मोर और लेस 2025 चल रहा है तो 45 साल की राजनीति हो जाती है, तो अपने वारिस खड़े कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप के अंदर। जिनके गॉडफादर है उनको एडवांटेज मिल जाता है, जिनके गॉडफादर नहीं है उनको संघर्ष करना पड़ता है। गोलू शुक्ला वर्तमान में विधायक भी हैं जी, और भविष्य के हिसाब से पहला टर्म में विधायक का, तो आने वाले समय में भी वे पार्टी का नेतृत्व करेंगे और इसी तरह मुझे लगता है कि युवाओं की टीम एक आगे बढ़ती रहेगी। देखिए गोलू शुक्ला मतलब पार्षद का चुनाव भी लड़े थे और उस टाइम चाहे चुनाव हार गए थे जो मेरी जानकारी में, ठीक है। और विधानसभा का टिकट उनको 3 नंबर से मिला, 1 नंबर विधानसभा के रहने वाले हैं, 3 नंबर से टिकट मिला, ये सबके लिए आश्चर्यजनक था ही। पर जो कि जब एक बार टिकट मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाता है और 3 नंबर विधानसभा मोर और लेस जो है व्यापारियों का क्षेत्र है और व्यापारी मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसका एडवांटेज भी मिल जाता है। तो जब आप टिकट मिल जाता है, विधायक बन जाते हो, तो चेहरा तो आपका स्टेब्लिश हो ही जाता है। फिर डिपेंड करता है कि आपके खुद के कर्म कैसे हैं कि आप कितना अच्छा उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो। 3 नंबर विधानसभा का जिक्र चल रहा है तो मैं एक नाम लेना और जरूर चाहूँगा कि भारत मथुरा वाला एक ऐसा नाम है जो एक वहाँ की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब फेडरेशन के अंदर व्यापारियों के अंदर अच्छी पेट रखता है। और यदि आप 3 नंबर विधानसभा में जाओगे तो उस व्यक्ति की अपने होल्ड हैं, और चाहे वो दूध संघ के माध्यम से हो, चाहे व्यापारी संगठन के माध्यम से हो, वो एक अच्छा नाम है जिसकी भारतीय जनता पार्टी को व्यापारी एंगल से बड़ी मदद मिलती है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर के तमाम सारे नेताओं को लेकर हमने बातचीत की है और मुझे लगता है कि ये जो नेता हैं भविष्य के भाजपा के नेता हैं इंदौर में। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू भैया।